साथियों, आज है हमारा नाइक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर आप एक दिन कराते हैं, 2 दिन की छुट्टी रहती है। भाई मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अभी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता उसके बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा क्योंकि आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, ट्रिक के साथ याद करेंगे कि घूघेरी घूरेही किस राज्य का प्रति लोक नृत्य है। घूरेही। अब आपको ट्रिक से याद करना है। भाई एक लड़की है, वो एक लड़के को घूर रही है। ठीक है, वैसे तो इसका उल्टा होता है, लेकिन एक लड़की है, वो लड़के को घूर रही है और लड़का इसको ये बोल रहा है चल चल आगे को चल, यानी कि चल भाई, यानी कि हिमाचल। घूर रहे मत, चल। तो हिमाचल से याद हुआ बस। तो हिमाचल को याद रखेंगे आप चलने से। मान लो कि 2 दोस्त हैं आपके, वो चल रहे हैं। अब जब वो चल रहे हैं तो दंगा मस्ती करके चल रहे हैं, इसको ट्रिक से याद रखेंगे। 2 दोस्त हैं, चल रहे हैं, आपस में रोड पर चल रहे हैं। वो डांगी डांगी यानी कि वो अडंगी मार रहे हैं एक दूसरे को। पांगी वो पंगा लेते लेते चल रहे हैं। नोटी यानी कि वे नोटी हैं वो ज़्यादा। राक्षस राक्षस की तरह मतलब काम कर रहे हैं, भाई चल भी रहे हैं और राक्षस की तरह काम कर रहे हैं। कयांग इसको देख लेंगे। बूढ़ा बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी ऐसे चल रहे हैं, मतलब वो शर्म नहीं आ रही उनको। बिड़ूस बिड़सू यानी कि बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। गुगुटी, ठीक है ना, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर होगा कि हमारे पश्चिम बंगाल के कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे कि ब्रीटा, मर्शिया और बाउल। कर्नाटक के कौन से होंगे? सुग्गी, यक्ष ज्ञान। झारखंड का होगा हमारा फगुआ, झीका, दशाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा कि वाजुवुर किर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है, यानी कि जो वाजुवुर शैली है ये किस नृत्य की है? आंसर होगा हमारा भरतनाट्यम। और अन्य शैली भी हैं, कौन कौन सी हैं भाई? और इससे अलग एक हमारा पड्डा नल्लूर और दूसरा है मेलाटूर। ठीक है। वाद्य यंत्र यानी कि भरतनाट्यम जब करते हैं तो उसमें कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? मृदंगम, वीणा, बांसुरी। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी आला रिपु ने और इसका जो अंत हुआ था वो मिलाना ने किया था। ठीक है। मुद्रा, भरतनाट्यम करते समय मुद्रा कौन सी होती है? ये कटका हस्त मुद्रा होती है और ओम का प्रतीक बनाते हैं 3 फिंगर से, यानी कि 3 उंगली से। ठीक है। भरतनाट्यम को करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कलाकार हैं, जैसे कि रुक्मणी देवी अरुणडेल देवी, तो जो है भारत में है। लीला सैमसंग, सैमसंग का फ़ोन सबसे ज़्यादा भारत में चलता है। वैजंती माला, माला भी लोग भारत में पहनाते हैं एक दूसरे को। और गायत्री गोविंद, गायत्री मंत्री भी जो है भारत में ही है और सबसे ज़्यादा। और कुमारी कमला और कमल, कमल भी जो है भारत का राष्ट्रीय क्या है? पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए? आंसर होगा हमारा गुलजार। वही गुलजार जिसके आप गज़ल सुनते हो, इसलिए वो गज़ल गायक है। लेकिन गुलजार का असली नाम क्या है? इनका जो वास्तविक नाम है वह है संपूर्ण सिंह कालरा। उर्दू कवि आए, गीतकार हैं। 2023 में क्या हुआ था? इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किसकी सहायता है, किसके साथ मिला था इनको? राम भद्राचार्य जी के साथ इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1961 में स्थापित हुए थे, शुरुआत हुई थी, लेकिन पहली बार जो दिया गया था 1965 में दिया गया था, यानी कि 4 साल के बाद जयशंकर कुरूप को मिला था ये। ठीक है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के अंदर जो पुरुष है वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, और जो पहला हिंदी के अंदर ही महिला को मिला था वो महादेवी वर्मा जी को मिला था। ठीक है ना, महादेवी वर्मा जी को मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो धनराशि है यह है 11 लाख रुपए। पहला इंग्लिश ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? अमिताभ घोष को। इनकी एक पुस्तक है द शैडो लाइन, क्या? द शैडो लाइन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से संबंधित जो हमारे नर्तक है वो कौन कौन से हैं? भाई कुचिपुड़ी का याद रखेंगे आप, कचौरी और पूरी। वैजंती काशी, जब कहीं पर जयंती निकलती है गांव में या शहर में भी, तो वहाँ पर कुचिपुड़ी यानी कि कचौरी पूरी बनती है। ठीक है ना। वेमत्ती चिन्ना सत्यम। ठीक है। और कचौरी पूरी में चीनी बिल्कुल नहीं डलती है, ऐसा मान लो अपने माइंड में, है ना। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, जहाँ पर भी रेड्डी का नाम आएगा ना तो आँख बंद करके लगा देना कुचिपुड़ी। ठीक है। और आपका ये धनकांत बोरा बोरबयान, ये आपका सतरे से है। मैंने आपको सतरिया को हमेशा जोड़ा है किससे? असम। ठीक है ना, असम। ये कहाँ का है भाई? असम का है। असम को मैंने हमेशा जोड़ा है चाय से। ठीक है। अब धनकांत बोरा है, जब आप बोर होते हो तो क्या करते हो? चाय पीते हो या नहीं? बताओ। मैं तो हमेशा चाय पीता हूँ, मैं चाय का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। ठीक है। अच्छा, तो और शोकिया भी कहाँ का है? ये असम का ही है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा कि कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे है? आंसर होगा हमारा सैक्सोफोन। ये एक बजाने का यंत्र है, ठीक है ना, सैक्सोफोन। ठीक है। इसके और भी हैं नर्तक जैसे कि जो सैक्सोफोन को बजाते हैं। मनोहर सिंह, अल्लाह रखा खां, अदनान शामी। अदनान शामी वही जिसका गाना है कि लिफ्ट करा दे, कुछ ऐसा गाना है। ठीक है। जॉर्ज ब्रुक्स,
सितार को बजाने वाले कौन है? बिठू पाठक, मुस्ताद अली खां, ठीक है। तबला वादक कौन है? तन्मय बोस और विक्रम घोष। बांसुरी वादक कौन है? राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा कि हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जो है महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अब बिल में कौन रहता है? नाग, यानी कि नागालैंड, ठीक है, याद हुआ ना। नागालैंड की जो ये जो हॉर्नबिल नामक ये हॉर्नबिल पक्षी से इनका नाम लिया गया है। नागालैंड में एक पक्षी है हॉर्नबिल नाम का, तो वहीं से ही मतलब ये नृत्य का नाम इस महोत्सव को मनाते हैं, ठीक है। इस पक्षी को धनेश पक्षी भी कहते हैं, ठीक है। इस त्यौहार को है ना, त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। इसकी पहली बार जो ये मनाया गया था, ये 2000 में मनाया गया था। और नागालैंड के अन्य और भी त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रिक शायद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मो आंसू, जब सांप काट लेता है तो आंसू आते हैं, ठीक है ना, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सेके नाई, यानी कि सेकने का टाइम नहीं मिलता, सेकने का भी टाइम नहीं मिलने का आपको, खत्म है ना, टाटा बाय बाय। आओ लैंग, लैंग को याद रखेंगे लेग, यानी कि लेग पर ही तो काटता है सबसे पहले सांप, यानी कि ठीक है ना। यम से, भाई यम के पास ही कुछ आता है, ऐसा मान लो। कुछ ट्राइब्स है, कुछ जनजाति है जो उनको करती हैं स्पेशल। मोआसू को करती है आओ जनजाति, सेकरे नाई को करती है अंगामी जनजाति, और आओ लैंग को करती है कोन्याक जनजाति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा कि भारत में शास्त्रीय नृत्य को दर्जा प्राप्त करने वाली पहली जो भाषा है वो कौन सी है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो शास्त्रीय भाषाएं हमारी टोटल 8 हैं, कौन कौन सी है आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो दर्जा प्राप्त हुआ था इनमें, जो शास्त्रीय भाषा है ना दर्जा प्राप्त करने वाली, वो है हमारी कौन सी? तमिल, 2004 में प्राप्त हुआ था। अब इसको एक ट्रिक साथ कर ले, ट्रिक होगी हमारी TS KTM, KTM की गाड़ी का नाम सुना है ना आपने, तो बस वही। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर तुमसे लिखेंगे, तुमसे KTM उड़ाई नहीं जाती, तुमसे KTM उड़ाई नहीं जाती। तो T से क्या हुआ? तमिल, S से संस्कृत, K से कन्नड़, फिर T से तमिल तेलुगु, M से क्या हुआ? मलयालम, और U से उड़ीसा, यानी कि उड़ाई नहीं जाती, तुमसे KTM उड़ाई नहीं जाती, ठीक है। और अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं हैं। सर 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं वो टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। मूल रूप से हमारी 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद संविधान संशोधन हुए और उनमें हमारी कुछ भाषाएं जोड़ी गई। जैसे कि सिंधी को जोड़ा गया था 21 संविधान संशोधन 1967 के दौरान, और उसके बाद जोड़ी गई थी 3 भाषाएं। इसको ट्रिक साथ कर सकते हैं, नमक, नै फॉर नेपाली, मै फॉर मणिपुरी, और कै फॉर कोंकणी। इनको जोड़ा गया था 71वें संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद जुड़ गई थी हमारी MSDB, क्या लिखेंगे आप? MSDB, यानी कि मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ये जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 में। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा कि ग्रीष्मकालीन जो आपके ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो ओलंपिक है, उनके बीच में कितने वर्षों का गैप रहते हैं? भाई ये रहता है हमारा 2 वर्षों का गैप। जैसे कि जो हमारे समर ओलंपिक है वो हुए थे 2020 में टोक्यो में हुए थे, और विंटर ओलंपिक है वो हमारे हुए थे 2022 में, ठीक है ना। ये कहाँ पर हुए थे? बीजिंग में हुए थे। तो यानी कि 2 साल का अंतर रहता है, लेकिन ये होंगे 4 साल के बाद। जैसे कि ग्रीष्मकालीन है ना, अगर जो एक बार 2020 में हो गया तो फिर ये 2024 में ही होगा, और जो ये 2022 में हो गया तो फिर ये 2026 में होगा, ठीक है, याद रखेंगे। शुरुआत इनकी जो हुई थी वो 6 अप्रैल 1896 में हुई थी एथेंस में, ठीक है। एक है हमारा यूथ ओलंपिक, इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में सिंगापुर से। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा कि ट्रूथ, लव एंड डेथ, लिटिल मैलिस, ये इसके जो है ना इसके लेखक कौन है? आंसर होगा हमारा खुशवंत सिंह। अब आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पर सत्य होगा, लव होगा एंड डेथ होगी, यानी कि प्यार, सत्य और खत्म, यानी कि डेथ, वहाँ पर क्या होगा? क्या आप वहाँ पर खुश रह पाओगे? भाई खुशवंत सिंह बिल्कुल खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। और बात करते हैं सर खुशवंत सिंह की और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान, एक आदमी पाकिस्तान में जा रहा है लेकिन वो खुश है, क्यों? मुझे नहीं पता क्यों खुश है। द कंपनी ऑफ ए वूमेन, एक वूमेन है, उसने एक कंपनी खड़ी कर दी, अब वो बिल्कुल खुश है। द सनसेट क्लब, यानी कि सनसेट का मतलब क्या होता है? सनसेट क्लब, आप क्लब में जा रहे हो सनसेट के दौरान, यानी कि जब शाम ढल जाती है शाम को, है ना, तो फिर तो खुश होते जाओगे क्योंकि आपको पार्टी करनी है। एक आपका दिल्ली ए नोबल, इसको याद कर लेंगे कुछ भी करके, है ना, खुशवंत सिंह से। अमृता प्रीतम की है हमारी रसीदी टिकट और कागज पे कैनवास, ठीक है। अपने प्रीतम को जो है ना कागज पे कैनवास लिख के देते हैं, यानी कि
कुछ भी है ना। चेतन भगत की आपकी कौन कौन सी है? 5.7 जो कि 3 Idiot हमारी मूवी बनी है वो इसी पर आधारित है। एक है हमारी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, काय पोछे मूवी जो बनी है वो इसी पर बनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा कि हॉकी खेल के दौरान कुछ कार्ड हैं उनसे संबंधित आपको बताना है कि उनके कार्य क्या क्या हैं। जैसे कि जो लाल कार्ड दिया जाता है उसका मतलब है कि खेल से आपको बिल्कुल निलंबित कर दिया गया। ग्रीन कार्ड का मतलब क्या है? चेतावनी दी गई आपको कि इस बार आप गलती ना करें। ब्लू कार्ड का मतलब क्या है कि 10 मिनट के लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा गेम से। और ब्लैक कार्ड का मतलब है कि आप इस खेलने के अभी फिलहाल योग्य बिल्कुल नहीं हो। और येलो कार्ड का मतलब है कि 5 मिनट के लिए आप बाहर जाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कौन सी नीति निर्देशक तत्वों को गांधी सिद्धांत कहा गया है? आंसर होगा हमारा भाई ऐसे कितने नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको गांधी सिद्धांतों पर आधारित है? अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं? आंसर होगा हमारा 51A। और 51A का जो है ना ये भाग 4 के अंदर आता है। ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य ले गए हमारे रूस से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर ये इनकी सिफारिश पर लिए गए थे। टोटल सदस्य कितने थे? 12 थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंदर। ठीक है। लागू हुए थे 3 जनवरी 1977 को। और टोटल हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे टोटल पहले 10 थे। उसके बाद जो 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 होगा कि एक पिता है वो अपने नौजवान बेटे को उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताया है, तो किस अनुच्छेद के दौरान वो मौलिक कर्तव्यों का प्रचार कर रहा है? आंसर होगा हमारा आर्टिकल 51A का F। अब आर्टिकल 51A के ना कितने पार्ट है टोटल? आर्टिकल 51A के टोटल हमारे ये 11 पार्ट हैं, ए से लेकर के तक। ठीक है ना। कुछ मैंने लिखे हैं, कुछ आपको लिखने हैं, ये आपके लिए होमवर्क होगा। पहले में A B C D E F ये सब लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा 51A का E है, देखेंगे ध्यान से, धर्मों के बीच बंधुत्व को बढ़ाना, यानी कि आपका अगर कोई दोस्त, रिश्तेदार या घरवाले किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ आपका क्या करते हैं, आपका विचार, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बदल देते हैं। जैसे कि आपका दोस्त है और आपको कहता है कि भाई वो तेरा जो दोस्त है ना वो अदर कास्ट का वो बहुत बेकार है, उसके धर्म के खिलाफ आपको भड़का देते हैं। आपके मन में ना जेलिस पैदा होती है दूसरे दोस्त को लेकर जो कि आपके धर्म का नहीं है। तो समझ लो आप किस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं? तो आप बात कर रहे हैं 51A का E। ठीक है, समझे ना आप? बस। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय गान के सम्मान में से संबंधित है? आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 51 का A। ठीक है ना, 51A का A। अब क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसकी स्थापना हुई थी 1976 के अंदर। ठीक है। जो हमारे कुछ बुद्ध स्तूपों की जो है ना संरचना के हिस्से हैं हमारे, जैसे कि जो बुद्ध स्तूप है ना, बुद्ध के जो स्तूप हैं उनके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि हर्मिका ऊपर के भाग को कहते हैं, अंडा ये गोलार्ध गुंबद को कहते हैं, और जो छत्र है वो छायातों को कहते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में मंदिरों का जो प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाते हैं भाई? गोपुरम। ठीक है। मुख्य देवता का जो स्थान होता है वो गर्भगृह होता है। ठीक है। विहार, सर विहार क्या होता है भाई? ये निवास स्थान होता है बौद्ध भिक्षुओं का। चैत्य क्या होता है? ये प्रार्थना कक्ष होता है। ठीक है ना। चैत्य जो है ना ये क्या होता है? प्रार्थना कक्ष होता है। अच्छा, चैत्य भूमि किसकी आप बताएंगे? चैत्य भूमि जो है ना ये किन की जो है ये समाधि स्थल है। ठीक है, आप बताएंगे। वैसे तो मुझे तो पता ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? यह भाई आपका केसरिया स्तूप जो कि बिहार के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा हमारा कि भरहूत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। ये कहाँ पर है भाई? ये भरहूत स्तूप है ना आपका, ये मध्य में। भरहूत यानी कि भूत कहाँ पर है? आपके आसपास ही है, आपके मध्य में ही है, आपके बीच में ही है कहीं ना कहीं। और रामभर स्तूप कहाँ पर है? सर ये यूपी के अंदर पड़ता है। और धमेक स्तूप भी यूपी के अंदर पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। जातक कथाएं क्या होती है? सर बुद्ध जन्म के पहले की कहानियों को क्या कहते हैं? जातक कथाएं होती कहते हैं, जो कि 549 है टोटल। क्वेश्चन नंबर 19 होगा कि मगध साम्राज्य किन नदियों के बीच घिरा हुआ है? आंसर होगा हमारा गंगा और सोन। ठीक है, मगध साम्राज्य। ठीक है। अब महाजनपद की बात करते हैं। टोटल महाजनपद कितने हैं? 16। ये कौन कहता है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र कहता है।
अब जो अंगुत्तर निकाय है वो क्या है, बौद्ध धर्म के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, और भगवती सूत्र क्या है, जैन धर्म के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। इसके दौरान टोटल हमारे जो मानव जनपद है वो हमारे 16 हैं। लेकिन अष्टाध्यायी जो एक पुस्तक है वो लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, उसमें महाजनपद को टोटल संख्या 20 बताई गई है, सॉरी 22 बताई गई है। कितनी? 22 बताई गई हैं। ठीक है। मगध की 3 राजधानी थी हमारी, जैसे कि मगध की 3 राजधानी थी, राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र 3 राजधानी थी मगध की। कभी कभी पूछ लेते हैं सर कौन सी राजधानी नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं सर मगध का पर शासन किस किसने किया और इसके संस्थापक कौन है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे HSNM, ठीक है ना, और इसकी ट्रिक है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नदवंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है भाई? बिंबिसार। शिशुनाग के शिशुनाग, नंद वंश के महापद्म नंद और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 20 होगा हमारा कि हर्यक वंश का जो है ना, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? आंसर होगा हमारा बिंबिसार। बिंबिसार सबसे पहले, उसके बाद अजातशत्रु और फिर उसके बाद उदयन। ठीक है ना, इन्होंने एक दूसरे को मारा था। बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने और उनकी हत्या की थी उदयन ने, इसलिए ही इनको पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है ना। अंतिम शासक था इसका नागदशक, किसका? हर्यक वंश का। ठीक है। और जो बिंबिसार है इसका कभी कभी काल पूछ लेता है, 544 BC से लेकर 492 BC तक, भारत का सबसे लंबा काल। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? धनानंद। धनानंद वही जिसके काल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 होगा हमारा कि रावी, चिनाब तथा झेलम किन नदियों की एक सहायक नदी है? इनकी सहायक नदी कौन सी है? ये किन की सहायक नदी है? आंसर होगा हमारा सिंधु। सिंधु की सहायक नदी है रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है। अन्य भी सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी है भाई? सिंधु की जास्कर, श्योक, गिलगिट और हुंजा। उद्गम स्थल कहाँ है सिंधु का? मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में पड़ता है। ठीक है। पंचतंत्र नदियों के नाम से किन किन को जाना जाता है? रावी, चिनाब, झेलम, व्यास और सतलज को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 होगा हमारा कि चंबल, हिंडन तथा टोंस नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? आंसर होगा यमुना की। यमुना की और भी नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, जैसे कि बेतवा, केन, सेंगर और रिंद। यमुना की टोटल लंबाई है हमारी 13 से 76 किलोमीटर। और यमुना के किनारे बसे कुछ यूनेस्को साइट्स, जैसे कि लाल किला और ताजमहल। लाल किला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है ना जोड़ा गया था इनको 2007 में। किसको? लाल किले को। अब लाल से याद रखेंगे, लाल अपने बच्चे को, लाल को यानी कि माता हमेशा अपने साथ रखती है, यानी कि 2007। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 होगा हमारा कि टीला, सेती और बोरी किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा हमारा घाघरा। आप घाघरा पहनकर किसी टीले पर भी जा सकते हैं। ठीक है ना। और आप कोई बोरी नहीं उठा सकते या फिर बेर नहीं तोड़ सकते, वरना घाघरा फंस जाएगा बेरों में, है ना। कुछ भी आप याद कर लें ऐसा भी करके, है ना। अन्य नाम इसका कौन सा है? कर्णाली। किसका? घाघरा का। अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं घाघरा की? राप्ती, छोटी गंडक और शारदा और बूढ़ी गंगा। ठीक है ना। जो राप्ती है वो उसके किनारे बसा एक शहर है, वो कौन सा है? गोरखपुर नगर। ठीक है। घाघरा गंगा की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 25 होगा हमारा कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? आंसर होगा हमारा इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, मनेर, परवरा, प्राणहिता, मंजीरा और पूर्णा। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है और इसका उद्गम है त्र्यंबक पहाड़ियाँ। कौन सी? त्र्यंबक पहाड़ियाँ, जो कि नासिक के अंदर पड़ती है। और नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है ना। वही नासिक जिसको अंगूर सिटी के नाम से भी जानते हैं, वाइन सिटी के नाम से भी जानते हैं। वाइन यानी कि शराब सिटी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंगूर पैदा होता है और शराबों से अंगूर से शराब बनती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 होगा कि भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? एक ही है, भिलांगना। कौन सी है भाई? भिलांगना। औद्योगिक नीति 1956 की सूची में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है? आंसर है हमारा 17 उद्योगों। टोटल हमारी उद्योगों को लेकर टोटल हमारी 3 अनुसूचियाँ हैं, जैसे कि A, B और C। पहले में हमारा 17 उद्योग, दूसरे में 12 उद्योग और तीसरे में वो उद्योग है जो हमारे पहले और दूसरे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 होगा कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? आंसर होगा हमारा अवधि जो है इसकी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की। वित्तीय बजट जिसको फाइनेंशियल बजट भी कहते हैं, ये आपका आर्टिकल 112 के अंदर है। ठीक है।
और 1867 के दौरान ये 1867 से पहले ये कौन सा वित्तीय वर्ष जो आपका जो लागू होता था, ये 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक होता था, लेकिन उसके बाद फिर ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होने लगा। ठीक है, इसकी अवधि। आरबीआई एक बजट पेश करती है, ये 1 जुलाई से 30 जून के बीच में। ठीक है, 2021 से पहले ये क्या था, 2021 से पहले ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। 2021 से मतलब ये स्टार्ट हो गया है, 2021 से पहले तो ये था, लेकिन 2021 के बाद ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये आने लगा। क्वेश्चन नंबर 29 होगा हमारा कि संतुलित बजट में से आप क्या समझते हैं। संतुलित यानी कि बैलेंस्ड बजट। भाई ये राजस्व के बराबर का जो व्यय है वही इसको संतुलित बजट कहते हैं। राजस्व के बराबर का व्यय, राजस्व यानी कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिवेन्यू। ठीक है, अगर आपका रिवेन्यू ज़्यादा हो जाता है एक्सपेंडिचर से तो उसको हम कहेंगे अधिशेष बजट, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रिवेन्यू से उसको कहेंगे हम घाटे का बजट। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 30 होगा कि किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था। शून्य का मतलब क्या है भाई, यानी कि पिछले बजट की कोई भी चर्चा नहीं होगी इस बजट में। सर ये हमारा हुआ था सबसे पहले यूएसए के दौरान 1970 में पहली बार हुआ था, पीटर और पायर पेस्ट के द्वारा, पीटर पायर ने इसको पेश किया था। भारत में सर्वप्रथम ये पहली बार कब हुआ था, 1983 के अंदर ये शून्य पर आधारित बजट पेश हुआ था, लेकिन ये एक मंत्रालय के द्वारा होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। लेकिन अब बात करेंगे पूरे केंद्र का जो बजट हुआ था, ये पहली बार शून्य पर आधारित कब हुआ था पेश। सर ये हुआ था 1986 के अंदर, इसको प्रयोग में लाया गया था 1987 में। ठीक है, पहला राज्य शून्य आधारित बजट कौन सा हुआ था, राज्य वाला, वो केंद्र का था, ये राज्य का है, ये हमारा महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है ना। अब बात करते हैं सर, मैंने आपको बता दिया कि शून्य बजट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 31 होगा हमारा कि विब ग्योर, जो ये रेनबो के जो हमारे कलर होते हैं 7 कलर, ये इसकी बात चल रही है। विब ग्योर के किस रंग की प्रकाश की जो ऊर्जा है वो न्यूनतम होती है। मैं आपको समझा देता हूँ 1 मिनट में। सबसे पहले बात करते हैं, एक तो होता है हमारा ऊर्जा यानी कि एनर्जी, तरंग दैर्घ्य, एक होता है हमारा आवर्ती। बात रखेंगे सबसे पहले 2 चीज़ याद रखेंगे दिमाग में अपने, एक तो तरंग दैर्घ्य और दूसरा याद रखेंगे आवर्ती। जब बात करते हैं तरंग दैर्घ्य की तो सबसे अधिक जो है ना तरंग दैर्घ्य होती है हमारी बैंगनी की, और सबसे कम होती है लाल की। लेकिन बात करते हैं आवर्ती की, तो आवर्ती सबसे अधिक होती है किसकी, लाल की, और सबसे कम होती है बैंगनी की। इसका उल्टा हो जाता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंगों से मिलकर बना होता है। आंसर होगा हमारा टोटल 7। ये यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था इस बार। ठीक है ना। बात करते हैं सर इसी के पॉजिटिव 2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आंसर होगा हमारा सेंटीमीटर में तो 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये बात करते हैं सर इसको, अगर इसको फोकस दूरी आपको निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, 1/क्षमता, क्षमता यानी कि P, तो 1/2.5 लगाया हमने। सर ये हमारा आंसर आया मीटर के अंदर 0.4 मीटर। ठीक है, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 100 से कर दो गुना, यानी कि 40 सेंटीमीटर। सूची मिलान करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बनिक अम्ल का संबंध किससे है, सोडा वाटर से, जो आप ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो। ठीक है ना, इसके अंदर ना कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये कार्बनिक अम्ल होता है। नारियल का दूध, इसके अंदर क्या पाया जाता है, हमारा लोरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन के अंदर क्या पाया जाता है, ब्यूटिक अम्ल, और सरसों के तेल के अंदर इरूसिक अम्ल। ये डायरेक्ट पूछता है आपसे कि बताओ ब्यूटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। आंसर होगा हमारा आपका मक्खन। ठीक है ना। टमाटर के मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर, मैं आपको सारे बता देता हूँ जितने भी हैं। ठीक है ना भाई, आपका जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो टमाटर के अंदर ही पाया जाता है और पालक के अंदर ही पाया जाता है। मौलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सेब के अंदर। फार्मिक अम्ल जो डंक वाले जितने भी जीव हैं, जैसे कि जितने भी चींटी है ना, ये आंट वगैरह है ना, और मधुमक्खी। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है सर, खट्टी चीज़ों में। HCl पेट में पाया जाता है। बेंजोइक घास में। लिनोलेनिक ये आपका पाया जाता है वनस्पति तेल के अंदर। ठीक है ना। और ओलिक अम्ल पाया जाता है आपका जैतून के तेल के अंदर। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका के अंदर, और टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर और इमली के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 होगा कि कवक के द्वारा होने वाले कुछ रोग हमारे, जैसे कि ट्रिखैस्की, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दमा, दाद, खाज और
फुट, एलिफेंटा फुट, एलिफेंटा फुट एक होता है। विषाणु के द्वारा जनित रोग हमारे कौन कौन से हैं, ट्रिक शायद याद करेंगे इसको। रेखा हमें हिट करके पोइची छोड़ गई, आप इसको खुद लगा लेना, ट्रिक को याद कर लेना आराम से। रेबीज, खसरा, हेपीज, हर्पीज, मेनिनजाइटिस जो कि मस्तिष्क रोग है एक, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू और गलसोत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 होगा कि हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, आंसर होगा हमारा राहुल सिंह को। ठीक है ना। सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है हमारी, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1929 के अंदर। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होने वाली है आपकी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्थापना हुई थी इसकी 1961 के अंदर। इसके जो प्रबंधक है किसके, एनसीईआरटी के, वह आपके दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन से, दिनेश प्रसाद सकलानी। क्वेश्चन नंबर 38 होगा हमारा कि हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया गया है, आंसर हमारा अमेरिका ने टिकटॉक को बैन कर दिया है, मतलब एक जो है ना एक विधेयक लाया है। टिकटॉक तो बैन ही होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। स्टार्टअप फंडिंग में फर्स्ट रैंक है किसकी, यूएसए की, अमेरिका की। और भारत से बाहर एक BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है, ये भी यूएसए के अंदर होने वाली है। ठीक है ना, मैरीलैंड एक स्थान पड़ता है वहाँ पर है। युद्ध अभ्यास है एक हमारा मेघालय में जो हुआ था, उसका नाम है वज्र प्रहार। ये किस किस के बीच हुआ था भाई, इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 होगा हमारा कि हाल ही में कहाँ विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया, आंसर होगा हमारा हैदराबाद के अंदर। ठीक है ना, हैदराबाद के अंदर ही कान्हा शांति वनम है। ठीक है ना, और ये जो महोत्सव है ना जो अभी मनाया गया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वधर्म ध्यान केंद्र है। ठीक है ना, कहाँ पर है ये भी हैदराबाद के अंदर है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हाल ही में ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। भाई जो मिशन 414 अभियान है ये, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो देख लो, मतदान बढ़ाने के लिए, यानी कि लोग मतदान करने नहीं जाते बहुत से, तो उसको बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। ठीक है ना। अच्छा, ये चला गया आपका हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आप चल कर जाइए मतदान करने के लिए, इसलिए हिमाचल याद रखेंगे। यहाँ का जो सीएम है हिमाचल प्रदेश का, वो है आपका सुखविंदर सिंह मुक्खू। ठीक है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि INS इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये नेता हैं। और राज्यपाल है हमारे यहाँ के हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप। ठीक है ना। विधानसभा की सीटें हैं टोटल 68, राज्यसभा की हैं 3 और लोकसभा की हैं 4। हिमाचल प्रदेश की कुछ अन्य योजनाएं हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं सरकार गांव के द्वार। ठीक है, और अपना विद्यालय कार्यक्रम, भाई विद्यालय में बच्चे चल के जाते हैं इसलिए हिमाचल। ठीक है ना, कार्यक्रम जब होता है ना विद्यालय में तो चल के जाते हैं। सरकार गांव के द्वार, सरकार हमारी गांव के द्वार आई चलकर, यानी कि हिमाचल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो आज, तो अब रेगुलर आएगी वीडियो। ठीक है ना यार, दोस्तों साथ बनाए रखें, आपका साथ ही मुझे मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए आप।